जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा कन्वेंशन हुआ है जिसमें मुराद सईद साहब का वीडियो पैगाम भी सुनाया गया। मुराद सईद साहब ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट वहां पे बातें की हैं। इस कन्वेंशन को नाम दिया गया था जानिसारान इमरान खान। अपने खिताब में या अपने वीडियो पैगाम में मुराद सईद साहब ने यह कहा कि हमारी ये जो जंग है, हमारी ये जो सियासी जदोजहद है, ये इमरान खान साहब तक रसाई यानी उनसे मुलाकातों की जंग नहीं है, मुलाकातों का मसला नहीं है। हमारा ये जो सारा मसला चल रहा है, जो सारी तहरीक चल रही है, उसका बुनियादी मकसद इमरान खान साहब की रिहाई और मुल्क के अंदर आइन और कानून की बहाली है। इसके साथ साथ मुराद सईद साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब की बहनें ये कह रही हैं कि हम अडियाला जेल के बाहर धरना देंगे अगर हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती। तो मुराद सईद ने कहा कि मैं अपने तमाम अराकीन असेंबली, जो मेंबर कौमी असेंबली हैं, उनसे ये अपील करता हूं कि खान की बहनों को इस मौके के ऊपर आपने अकेला नहीं छोड़ना। अगर वो वहां पे जाती हैं तो आप लोग उनके साथ जाएं, अगर वो धरना देती हैं तो आप लोग भी उनके साथ बैठें। इसके अलावा मुराद सईद साहब ने यह कहा कि जो मर्जी हो जाए हम इमरान खान साहब को रिहा करवा के दम लेंगे, हम एक बड़ी तहरीक भी चलाएंगे, हर पुरअमन तरीका, हर सियासी तरीका आजमाएंगे जिसकी जो हीट है वो हुकूमत भी महसूस करेगी। उन्होंने ये कहा कि पहले भी जो लोग वहां से आते हैं, मेरे हल्के से आते हैं, दीगर जगहों से आते हैं, नौजवान जो लॉन्ग मार्च की क्यादत करते हैं, आगे रास्ते खुलवाते हैं, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। अगली दफा जब भी हम कोई बड़ा एहतजाज करेंगे तो इस दफा उन्होंने कहा कि हम हर जिले से 5,000 नौजवानों को इकट्ठा करेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने जिले से भी लोगों को इकट्ठा करूंगा, मैं लोगों से राब्ते भी करूंगा और ये लोग जो है पैदल चलेंगे। उन्होंने नौजवानों को कहा कि इस दफा जब हम जाएंगे तो हम सिर्फ गाड़ियों पे नहीं, हमने पैदल जाना है, आपने अपने बैग्स तैयार कर लेने हैं और आपने उसको लीड करना है। उन्होंने कहा कि हम हर सूरत में वहां पे जाएंगे और जाके इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करेंगे। और अगेन उन्होंने एम्फसाइज किया कि हर सियासी और पुरअमन तरीका हम एहतजाज में अपनाएंगे। बाकी कुछ चीजें उन्होंने कहा है कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, तरीकाकार क्या होगा, क्या कुछ मजीद उसके अंदर प्लानिंग होगी, वो चीजें बाद में वाजे होंगी कि ये तहरीक किस किस्म की होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो इत्तेहादी हैं, चाहे वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले हो जाएं या कोई और हमारा अगर सियासी इत्तेहादी है, तो हम उनकी बातें भी ऑन बोर्ड लेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे लीडर हमारा जेल में है, मसाइल हमारे हैं, लोगों को हमारे पकड़ा जा रहा है, हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो ये सियासी जदोजहद भी हमें करनी पड़ेगी, हमें इसकी लीड लेनी पड़ेगी। तो मुराद सईद साहब ने जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट ये पैगाम दिया अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को। तो मुराद सईद साहब ने आज इस कन्वेंशन के अंदर जो वीडियो पैगाम दिया, जो उनका पैगाम वहां पे चलाया गया, उसके अंदर उन्होंने लाएमल दे दिया है। कुछ चीजें अभी क्लियर नहीं है और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि इमरान खान की रिहाई ही हमारा मकसद है, मुल्क में आइन और कानून की बहाली हमारा मकसद है और हर हालत में ये मकसद हम अचीव करेंगे। जहां पेशावर में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा कन्वेंशन हुआ, दूसरी जानिब हमने सिंध में देखा, कराची में हमने देखा कि प्रेस क्लब के बाहर ऑपोजिशन जमातों ने एक बड़ा एहतजाज किया। उसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी थे, बल्कि तहरीक इंसाफ के झंडे तो सबसे ज्यादा थे। ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज ने भी रिपोर्ट किया कि ये जो कनाल्स का मामला है, ये जो नहरों का मामला है, उसके खिलाफ सिंध असेंबली की जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने एहतजाज किया है जनाब प्रेस क्लब के बाहर। ये आप सामने देख सकते हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन संडे स्टेज दे सिट इन आउटसाइड कराची प्रेस क्लब led a rally to Empress Market against the proposed construction of new 6 canals on the Indus River। तो बुनियादी तौर पे जनाब इंडस रिवर के ऊपर जो मुबैना तौर पे ये नहरें निकाली जा रही हैं, ये बनाई जा रही हैं, उसके खिलाफ पीपल्स पार्टी भी एहतजाज कर रही है। और सिंध में अब हमने देखा कि पहले तो तहरीक इंसाफ वाले जरा बाहर निकलने की कोशिश करते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, लेकिन इस दफा ये प्रेस क्लब के बाहर एक बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं, इज्तिमा हुआ। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे झंडे थे, लेकिन सिंध पुलिस ने किसी किस्म की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो जहां पे इनकी अपनी मर्जी हो, इनका अपना मकसद हो, वहां पे ये लोगों को इजाजत भी दे देते हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जहां पे ये नहीं देना चाहते तो कभी ये वफाक का बहाना बना लेते हैं, कभी और किसी का बहाना बना लेते हैं, जी हम तो कार्रवाई नहीं कर रहे, वो वफाकी हुकूमत ये कह रही है या फलाने दोस्त ये कह रहे हैं, इस किस्म की बातें करते हैं। आज किसी किस्म की कोई, जिसे आप कह सकते हैं कि उस तरह की सूरत हाल हमें नजर नहीं आई जो माजी में जब तहरीक इंसाफ वाले कोई जलसा जुलूस
रैली, कोई एहतजाज करने की कोशिश करते हैं, तो जो सिंध पुलिस करती है वो हमारे सामने है। अब सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है वो कैनाल्स का मामला है। आप देख सकते हैं, आप पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के खिलाफ बातें कर रही है और एक तरह से वो खुल के उस तरह हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। अब इशू ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक नेशनल जमात थी, जो भुट्टो साहब की जमात थी, बीबी साहिबा की जमात थी, वो पूरे मुल्क में उनका वोट बैंक था। लेकिन जब से सियासत के PhD मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी साहब को ये जमात मिली है, तो ये बन गई है सिंध के कुछ अंदरूनी अजला की ये जमात बन गई है। अब वहां पे जो नेशनलिस्ट हैं वो जो मौकिफ ले रहे हैं वो बड़ा सख्त मौकिफ ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने अब उनके खिलाफ कंपीट करना है, तो वो पहले सदर जरदारी साहब ने जनाब उस इजलास में शिरकत की, बल्कि सदारत की, जहां पे ये फैसले हुए। अब पीपल्स पार्टी को ये मौकिफ लेना पड़ रहा है, तो काफी ट्रिकी सिचुएशन है उनकी। पर अगर आप देख लें कि एक तरफ बलोचिस्तान में जो हालत है वो हमारे सामने है, खैबर पख्तूनख्वा में जो सिचुएशन है वो हमारे सामने है, और ऊपर से सिंध में अब ये नया मामला शुरू हो गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तजर्बाकारों का कितना तजर्बा है, और ये तजर्बाकार जो हैं वो कितनी चीजों को इन्होंने बेहतर किया और कितनी चीजों में इन्होंने मजीद बिगाड़ पैदा किया। अच्छा, जहां पे एक तरफ कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा हुआ है, दूसरी जानिब पंजाब से खबर आ रही है कि मंडी बहाउद्दीन प्रेस क्लब को ही डिमोलिश कर दिया जनाब हुकूमत ने। प्रेस क्लब को उड़ा दिया, प्रेस क्लब को गिरा दिया जनाब। ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब उसमें पता ये चला है कि वो प्रेस क्लब वाले ये कह रहे हैं कि जी कोई नोटिस वगैरह हमें नहीं मिला था, और बगैर नोटिस के वो वहां से वो गिरा दी गई बिल्डिंग जिसके अंदर प्रेस क्लब था। ये अगर मैं थोड़ी सी खबर भी आपको पढ़ के सुनाऊं, व्हेन आस्क्ड अबाउट द पोटेंशियल लीगल एक्शन, खान जो उस प्रेस क्लब के सदर हैं उन्होंने ये बताया कि फॉर द टाइम बीइंग द क्लब इज नॉट परसुइंग एनी, हाउएवर इफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट गिव अस ए न्यू लोकेशन, अगर इंतजामिया ने हमें नई जगह नहीं दी, वी विल स्टेज प्रोटेस्ट एंड इन्वॉल्व अदर प्रेस क्लब्स। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये एक जर्नलिज्म के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक है, उन्होंने उसको ये भी करार दिया। और उन्होंने कहा कि जी ये बिल्डिंग वहां पे 30 साल से खड़ी थी। दूसरी जानिब जब डॉन न्यूज ने मंडी बहाउद्दीन की इंतजामिया से बात की, डिप्टी कमिश्नर से बात की, फैसल सलीम साहब से, तो उन्होंने डॉन न्यूज को बताया कि ये जो शॉप्स हैं दे वर रेंटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड वर डिमोलिश्ड एज ए पार्ट ऑफ एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। उन्होंने ये बताया कि ये रेंट की गई थी ये शॉप्स हुकूमत से, और एंटी इंक्रोचमेंट जो ड्राइव चल रही है, जो चीजों को खुला किया जा रहा है, रोडों को खुला किया जा रहा है, उसमें ये तजावजात में आ गई थी, लिहाजा इसको गिरा दिया गया। ऑल द शॉप्स वर रिमूव्ड इन एन एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन लास्ट नाइट टू वाइडन द रोड एंड क्लियर कंजेस्शन एंड टू बिल्ड ए पेडिस्ट्रियन फुटपाथ। ये डीसी साहब ने बताया कि वहां पे हमने पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बनाना है, जगह को खुला करना था, इसलिए उसको डिमोलिश किया। और अब वो प्रेस क्लब के जो सदर हैं, वहां पे जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी इंतजामिया ने वादा किया कि हम आपको कोई और जगह दे देंगे। अच्छी बात है, उम्मीद है कि इंतजामिया उनको जगह दे देगी। लेकिन यहाँ पे एक और इशू भी है कि जनाब हमने अगर जगह भी इंतजामिया से लेनी है, हमने प्लॉट भी इंतजामिया से लेने हैं, हमने मरात भी इंतजामिया से लेनी है, हमने हुकूमतों से फंडिंग भी लेनी है, तो फिर हम हुकूमतों के खिलाफ क्या एहतजाज करेंगे? क्या प्रेस क्लब की या क्या सहाफती तंजीमों का उसमें रोल हो सकता है? यहाँ पे जनाब सारे सहाफियों को कहा जाता है जी फलानी हुकूमत ने इतने प्लॉट दे दिए, अब कोई वजीर आएगा वो इतनी ग्रांट दे देगा। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे एक दफा शेयर किया था कि बरतानिया की जो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उसके अंदर मैं रहा हूं, मैं एक इदारे के अंदर जो हमारी सब तंजीम थी उसका सरबराह भी था, हम इंतजामिया से नेगोशिएट भी करते थे, यानी उस इदारे की न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की इंतजामिया से बहुत सारी चीजें थी। तो वहां पे तो मैंने कभी नहीं सुना कि जनाब वो गवर्नमेंट से हम ये फंड मांग रहे हैं, इंतजामिया हमें ये दे दे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमें जगह फराम कर दे। तो भाई जब सब कुछ हमने उनसे लेना है तो फिर उनकी ये एक्सपेक्टेशन भी होगी कि आप जर्नलिज्म भी उन्हीं की मर्जी का करें। तो ये भी देखने की जरूरत है कि कितने हम मौसर हैं अपने तरीकाकार के अंदर और कैसे चीजों को बेहतर किया जा सकता है। पीका कानून के तहत मुकदमे भी हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। उसके खिलाफ जो सहाफती तंजीमों का एहतजाज था वो अभी कितना आगे बढ़ रहा है मुझे नहीं पता, या कितना आगे बढ़ेगा। तो एक हमारा ये जो मॉडल है यहाँ पे जर्नलिज्म का कि जनाब इदारों ने भी इश्तिहारात पे चलना है, हुकूमत से पैसे लेने, और फिर हमने इनकलाबी भी बनना है, और फिर हमने जनाब उसमें दानिश्वरियां भी कर दी हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता। जब आपके पूरे पूरे अखबारात के अंदर इश्तिहारात हों, दीगर मीडिया के ऊपर भी गवर्नमेंट के इश्तिहारात हों, तो फिर कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको भी सामने रखना पड़ेगा। और ये जो प्रेस क्लब डिमोलिश किया गया, खबर मैंने जब डॉन में पढ़ी तो मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे
कोई बड़े हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और हुकूमत ने जनाब जाके प्रेस क्लब के ऊपर हमला कर दिया। बाद में पता चला कि जी हुकूमत की बिल्डिंग थी या दुकानें थी और उन्हीं से किराए पे ली गई थी। अब पता नहीं किराया कितना था या कितना दिया जाता था या नहीं, वो मुझे नहीं पता। और अब नई जो इंतजामिया जगह फराम करेगी तो उसमें हमारा प्रेस क्लब जनाब वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या वहां पे प्रेस क्लब जो है वो सहाफती तंजीमें अपने कोई खुद नहीं बना सकते? अब लंदन में जो NUJ का या दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे आप देखते हैं जाके सहाफती तंजीमों के जो ऑफिसेज हैं वो कोई बड़े लेविश नहीं होते, कोई बड़े बड़े उसमें लॉन्ज नहीं होते, बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती, लेकिन वो कम से कम एक इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार इदारे होते हैं जिनके ऊपर इंतजामिया का और हुकूमत का इन्फ्लुएंस कम होता है। आजम स्वाति साहब की एक वीडियो आई है सामने, एक वीडियो पैगाम आया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब से जब उनकी मुलाकात हुई उसमें क्या बातें हुई। इमरान खान साहब ने उनको ये कहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट से नेगोशिएट करें। बुशरा बीबी भी वहां पे मौजूद थी। इन्होंने मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके करीबी लोगों के जरिए राब्ते करने की कोशिश की, मुख्तलिफ पैगाम भिजवाए गए, किसी एंकर के जरिए भी राब्ता करने की या मुज़ाकरात आगे चलाने की कोशिश की गई। अब मुझे तो ज्यादा जो मुझे दिलचस्पी है कि वो कौन सा एंकर है जिसके जरिए आजम स्वाति साहब ने जनाब इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किया। दुनिया के किस मुल्क में सहाफी हुकूमतों के राब्ते करवाते हैं, हुकूमतों के मुज़ाकरात करवाते हैं, जाके इस्टेब्लिशमेंट को ये कहते हैं कि जी इसको हुकूमत दे दो या उसको हुकूमत ना दे दो। तो वो फिर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की बात होती है, इंडिपेंडेंट प्रेस क्लब की बात होती है, इंडिपेंडेंट सहाफत की बात होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप बैठ के ये क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन करता हूं, मेरे दीगर सहाफी दोस्त क्वेश्चन करते हैं कि जी किस आइन और कानून के तहत मियां साहब ये कर रहे हैं, किस आइन और कानून के तहत बिलावल साहब ये कर रहे हैं। तो भाई किस आइन और कानून के तहत एक ऑपोजिशन जमात के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करवाने की कोशिश सहाफी करते हैं और सहाफी बरमला इस चीज का इजहार करते हैं और बड़ी ये चीज समझी जाती है जी वो फलाना सहाफी इधर चला गया, उसका उसने वो पैगाम ले दिया, उसने उसका वो पैगाम वहां पे पहुंचा दिया। तो मेरी तो ज्यादा इस वक्त दिलचस्पी ये है कि वो जी वो कौन से मोतबर एंकर हैं जिनके जरिए आजम स्वाति साहब ने ये मुज़ाकरात वगैरह करने की कोशिश की। बाकी अपनी वीडियो के अंदर आजम स्वाति साहब ने बहुत सारी बातें की। अचानक उनको इस तरह का वीडियो पैगाम जारी करने की क्या जरूरत महसूस हुई? उस दिन जिस दिन वो इमरान खान साहब से मिल के आए थे उस दिन तो वो बाहर आके जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई तो वो तो मानसेरे से ही बाहर नहीं निकल सके, वो उधर ही फंसे रहे कि जनाब ये जिलाई सदर और ये और वो। वहां पे तो उन्होंने वो बड़ी महदूद किस्म की और बड़ी शैलो किस्म की जो है ना वो एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं वो स्टोरी सुनाई और बातें वो जो मतलब बयानियां जो सामने आया उसमें कोई गहराई हमें नजर नहीं आई। और फिर जब प्रेशर पड़ा तो अब वो इस तरह की एक वीडियो पैगाम जारी करके उन्होंने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या इन सारी बातों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस किस्म के जो आपको ग्रुप बंदी नजर आती है, दीगर चीजें नजर आती हैं, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये असल में हुकूमत का इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बंदी हो जाएगी तो हुकूमत का मसला हल हो जाएगा। हुकूमत का मसला ही कुछ और है। अगर हुकूमत समझे, हुकूमत का मसला ये है कि वो अवाम की नजर में इररेलेवेंट है, वो अवाम की नजर में उनकी कोई अहमियत नहीं है, इस वजह से उनके मसाइल कम नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ के अंदर जितना मर्जी टूट फूट होती रहे, जो कुछ मर्जी होता रहे, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो तहरीक इंसाफ के अंदर इतनी टूट फूट या इतनी लड़ाई है नहीं है जितनी वो पोर्ट्रे की जाती है, और दूसरा वो पोर्ट्रे क्यों की जाती है, वो क्यों सामने आती है? वो इसलिए आती है कि इतनी मकबूल जमात हम लोगों ने अपनी सियासी तारीख में कभी पाकिस्तान में देखी नहीं। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तक की सियासत की सबसे मकबूल जमात है। हमने कभी भी पाकिस्तान के अंदर इतनी मकबूल कोई सियासी जमात नहीं देखी जो जिसमें सोसाइटी के हर सेगमेंट के अंदर जिसकी सपोर्ट है। आपको रिलीजियस जो सेगमेंट है, आपका दूसरा जो सेकुलर सेगमेंट है, आपके हर कौमियत के अंदर उसकी सपोर्ट है, हर जगह आपको उसकी सपोर्ट नजर आती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई जिले लेवल का बंदा भी है तो उसकी खबर भी है वो जनाब नेशनल खबर बन जाती है। मैंने एक दफा पहले भी ये मिसाल आपसे शेयर की थी और वो खबर शेयर की थी जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी एक्सप्रेस उर्दू में छपी थी और दीगर जगहों पे भी छपी थी, जिस खबर के मुताबिक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी नायब सदर हैं उन्होंने एक खत लिखा और उस खत के अंदर उन्होंने ये गिला शिकवा किया कि मियां साहब किसी से मिलते नहीं है और वो नून लीग जो इस वक्त हुक्मरान जमात है उसके मरकजी नायब सदर हैं और उनका नाम है शाह महमूद शाह और सिंध से उनका ताल्लुक है। उस खत ने कोई खबर ही नहीं बनाई
किसी मीडिया पे वो डिस्कस ही नहीं हुआ, इसलिए कि रेलेवेंट नहीं है। इसी तरीके से जिस तरह आप देख सकते हैं कि बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और बलोचिस्तान के अंदर अख्तर मेंगल साहब डिस्कस हो रहे हैं, दीगर मामला डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन कहीं पे पीपल्स पार्टी पे कोई तनकीद कर रहा है? क्या अख्तर मेंगल साहब पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं? दीगर लोग जो वहां पे एहतजाज करते हैं, जो भी एहतजाज होता है वहां पे, क्या कहीं पे भी आपको बिलावल के खिलाफ कोई नारा लगता हुआ नजर आया? ये तो सियासी तौर पे इतने इररेलेवेंट हैं कि इनकी तो कोई बात ही नहीं करता। तो इस वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर कोई छोटी सी भी चीज हो तो उसके ऊपर बात ज्यादा होती है और वो खबर बड़ी बन जाती है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? जिस तरह मैं पहले भी कह रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। अभी तक खान साहब को उनके ऊपर जिस हद तक एतमाद पहले था शायद उतना ना हो, लेकिन एतमाद अभी भी है और इसी वजह से वो वजीर आला हैं। ना ही कोई फॉरवर्ड ब्लॉक फिलहाल मुझे बनता हुआ उस तरह नजर आ रहा है, और जिसने भी अपनी सियासत बचानी है वो फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह में तो नहीं जा सकता। पर एनीवे, आजम स्वाति साहब की जो वीडियो हमने देखी, अब उससे एक नई बहस मीडिया का पेट भरने के लिए, दीगर बातें वगैरह करने के लिए, बहस करवाने के लिए, तो ये आजम स्वाति साहब की वीडियो पे बहुत बहस हो जाएगी, बहुत बातें हो जाएंगी। बाकी जमीनी हकायक इससे क्या कोई तब्दील होंगे? तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में कोई तब्दीली आएगी? खान साहब के बयानिए में की शिद्दत में कोई कमी आएगी? वो मेरी नजर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका ने जो टैरिफ्स लगाए हैं उसके ऊपर दुनिया भर में तशवीश है। बहुत सारी शख्सियात उसके ऊपर वीडियो पैगामात जारी कर रही हैं। उसके अलावा मैं देख रहा हूं कि इकोनॉमिस्ट उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमतें अमेरिका से राब्ते कर रही हैं। ट्रंप के एडवाइजर के मुताबिक अब तक तकरीबन 50 हुकूमतें, जी हाँ जी, 50 मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें व्हाइट हाउस से राब्ता कर चुकी हैं। वो अमरीकी हुकूमत से बात करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि कैसे चीजों को आगे ले जाया जाएगा, इससे उनको क्या फायदा होगा, अमेरिका को क्या फायदा होगा, या उनकी हुकूमत को क्या नुकसान होगा, उनके जो ताजर हैं, उनकी जो इकोनॉमी है उसको क्या नुकसान हो सकता है। आई डोंट नो पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रहा है, पाकिस्तान उनसे कितनी राब्ते कर रहा है, कैसे मसाइल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि टैरिफ तो पाकिस्तान के ऊपर भी लगाया गया है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत इससे कैसे डील करती है, और जो हमारी उनके साथ तजारत है, हमारा जो उनके साथ ट्रेड है, उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा तजारत अमेरिका के साथ होती है, तकरीबन 5-6 अरब डॉलर की सालाना। बाकी जो दीगर हमारे दोस्त ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं, और ये है और वो है जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, वहां पे हमारी कितनी तजारत होती है। हमारी टेक्सटाइल है ना, बड़ा बेहतरीन वो सामान बनाते हैं, तो जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वो क्यों नहीं हमसे खरीदते? इसी तरीके से दीगर जो है वो क्यों नहीं हमसे खरीदते? बात यह है कि हर कोई अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इंटरनेशनल सियासत के अंदर कोई ये बरादर ब्रूदर नहीं होता, हर किसी ने अपने मुल्क के मफादात को देखना है। और पाकिस्तान की अगर आप मफादात को देखें तो हमारी जो तजारत अमरीका से होती है वो हमारी इकॉनमी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स होप कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है ये जो टैरिफ वाला मामला है इसको संजीदगी से लेगी और इसके ऊपर अमेरिका से बातचीत होगी, और आने वाले चंद दिनों के अंदर कोई वाज़े पॉलिसी हमें हुकूमत की जानिब से एक पॉलिसी बयान सुनाई देगा, वाज़े पॉलिसी बयान, जिसको शहबाज शरीफ साहब आके बताएंगे कि ये हमारी इतनी तिजारत होती थी, पहले इतना टैरिफ था, अब इतना टैरिफ था, इस टैरिफ लगने से हमारी जो मार्केट है उस पर क्या असर पड़ेगा, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये सारी चीजों को टैकल किया जाएगा और जो भी हमारे खदशात हैं वो अमेरिका के सामने रखे जाएंगे और संजीदगी से इस मामले को लिया जाएगा। सो लेट्स होप कि अगले कुछ दिनों के अंदर हमारे जो वजीर आजम हैं वो कोई वीडियो पैगाम बना के कोई कौम से खिताब के दौरान इन सारी चीजों को वाजे करेंगे। मैं सिंगापुर के जो वजीर आजम या उनके जो सरबराह हैं उनका भी एक वीडियो मैसेज देख रहा था। पर एनीवे ये सारे मामला तो चल रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि शरीफ खानदान के इंपॉर्टेंट लोग जा रहे हैं लंदन। जी हाँ जी, मियां नवाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, फिर कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी वहां पे पहुंच जाएंगे। खबर ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज इदारे कि मरियम बीबी भी जा रही हैं जनाब, वो भी कंपनी करेंगी नवाज शरीफ साहब को, वो भी लंदन जा रही हैं। और फिर वहां पे लंदन में अहम पॉलिटिकल डिस्कशंस होंगी, अहम पॉलिटिकल मुलाकातें होंगी शरीफ खानदान की। वैसे सलाम नहीं है कि जनाब चाचा जो वजीर आजम है और भाई जो हैं जो 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं और उनकी जो साहिबजादी हैं जो मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला हैं, वो सारे उठ के लंदन जाएंगे और अहम पॉलिटिकल बातें वो वहां पे करेंगे। और उससे फिर आपको पता है पाकिस्तान की बेहतरी का आगाज और पाकिस्तान की बेहतरी का सफर एक दफा दोबारा भरपूर तरीके से शुरू होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के हुक्मरान पहले लंदन जाएं
और फिर अपनी सियासत डिस्कस करें और पाकिस्तान के मसाइल वहां पे डिस्कस करें। ऐसे ही तो पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हो, पाकिस्तान में प्रोटोकॉल ले रहे हो, पाकिस्तान के अंदर बारात इंजॉय कर रहे हो और आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के मसाइल डिस्कस करें। उसके लिए आपको जाना पड़ता है लंदन। अब मियां साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उनका कोई इलाज वगैरह भी होना है, उनकी कोई रूटीन की जिसे आप कह सकते हैं चेकअप वगैरह भी है, तो जरूर हो, वो हो, उसमें हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन ये सामने आप ही खबर देख लें, मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि वहां पे जाके इंपॉर्टेंट इनकी मीटिंग्स होंगी, तो इस पे तो बंदा यही कह सकता है जी जबरदस्त, यकीनन इन मीटिंग से कोई अच्छा ही निकलेगा पाकिस्तान के लिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।